नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में इतिहास को लेकर वर्तमान में जमकर सियासत हो रही है। 12वीं की किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाए तो बवाल हो गया। और बवाल इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि 12वीं की किताब आजादी के बाद के स्वर्णिम इतिहास में कांग्रेसी नेताओं का ही गुणगान इसमें दिखाया गया। अब इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि किताब में कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए इसे नहीं पढ़ाएंगे। बस फिर क्या था, हंगामा तो होना ही था और दोनों राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने आ गए। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी नेता अब इतिहास से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और आजादी के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे राष्ट्र निर्माताओं का योगदान को मिटाना चाहती है। यही नहीं, टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने तो आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटवाई, उनका योगदान इतिहास में आएगा कहां से। तो सवाल यह है कि क्रांतिकारी और देश की आजादी में योगदान देने वाले किसी पार्टी विशेष के आखिर कैसे हो सकते हैं। सवाल यह भी कि मंत्री साहब किताबों से कंटेंट हटाना भी चाहते हैं तो बीच सेशन में आखिर इसे बंद कैसे करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बयान सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। 12वीं की किताब के कंटेंट पर सवाल। राजस्थान की सियासत में नया उबाल। किताब में कांग्रेस नेताओं पर फिक्र। बीजेपी नेताओं का क्यों नहीं है जिक्र। राजस्थान में अब 12वीं के किताब के कंटेंट को लेकर उबाल है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा, ये किताब सिर्फ कांग्रेस को महामंडित कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है। ऐसी किताब को नहीं पढ़वाएंगे, इसमें लोकतंत्र की हत्या करने वाली गाथाएं हैं। फोटो तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का विस्तृत उल्लेख तक नहीं है। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे का योगदान कहाँ गया। जरूरी नहीं है, माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया हूँ, अब इसको तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे, यानी गलत जानकारी तो नहीं देंगे। ये कब पता लगा? अरे बोलने तो भाई पहले पूरा तो बोलना दो कंप्लीट यार। अभी मुझे देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें इन पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं है कि इनके परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए दूसरी कहो तो एक लेमैन की भाषा में ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा है। मदन दिलावर के इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने तो आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटवाई, उनका योगदान इतिहास में आएगा कहां से। पाठ्यक्रम में वही नाम और योगदान होंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी और आजाद भारत की नींव रखी। दिलावर जी अपने आप को बदलें, वो शिक्षा मंत्री हैं, वो कैसी शिक्षा देना चाहते हैं इस बारे में वो विचार करें। आज एजुकेशन के अलावा उनका हर बात पे उनका बयान आता है, एजुकेशन पे नहीं आता। वो ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की बात करके बच्चों को 1 साल तक ठगने का काम इन लोगों ने किया है। आज डबल इंजन की सरकार है, एनसीईआरटी का सिलेबस है जो सब लोग मिलके उसको तय करते हैं। अभी कोई कांग्रेस थोड़ी छाप रही है किताब, तो हर चीज में कुछ योगदान करेंगे जब भी तो आएगा इनका। देश की आजादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने आंगुली नहीं कटाई। जो इनके नेता थे वो माफी मांग मांग के वापिस आए अंग्रेजों से और उनका नाम रिकॉर्ड में चढ़वाना चाहते हैं, तो ये तो सत्ता के अंदर रह के करना चाहें तो अलग बात है, बाकी देश के आजादी में योगदान ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले पर राजस्थान बोर्ड के सचिव आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का तर्क है कि बोर्ड अपनी किताबों के लिए पहले सरकार से अनुमोदन लेता है। हमने मंजूरी मिलने के बाद ही 4,90,000 किताबें छपवाई और उनमें से 80% किताबें बांटी जा चुकी हैं। तो ये अनुमोदन के वक्त ही देखना चाहिए था कि उसमें क्या कंटेंट है और क्या नहीं। अगले सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा का कार्य
वर्तमान में चल रहा है। और इन पुस्तकों के संबंध में भी जैसे राज्य सरकार के निर्देश होंगे उनकी बोर्ड द्वारा पालना की जाएगी। और जो वर्तमान पुस्तकें हैं उनकी समीक्षा करवाकर राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जाएगा और तत्पश्चात जो भी राज्य सरकार के निर्देश होंगे उनकी अक्षरशः पालना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगी। आपको बता दें, कक्षा 11 से 12 में भाग 1 और भाग 2 के रूप में पिछली कांग्रेस सरकार के समय पढ़ाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभागीय अफसरों और पाठ्यक्रम निर्माण समिति ने पुराने संस्करण को सिर्फ 2025 में लाकर हूबहू प्रिंट करवा लिया गया। ज्यादा बवाल भाग 2 पर है। इसके कवर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के अलग अलग पेजों पर 15 से ज्यादा फोटोज हैं और पीएम मोदी की एक भी तस्वीर नहीं है। संयोजक के प्राकथन में 80% जिक्र राजीव गांधी के योगदान का है। दूसरी तरफ 11 साल से देश के पीएम मोदी का भी एक फोटो नहीं है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का जिक्र अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह जानकारियां नहीं है। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का फोटो किताब में है। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, जिसका जिक्र अब शिक्षा मंत्री दिलावर ने उठाया है और ऐसी किताबों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि विपक्ष पूरे मुद्दे को और कितनी गंभीरता से उठाता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में वैसे भी स्कूल शिक्षा का कंटेंट सियासत की फुटबॉल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हमने आपको इसीलिए रिपोर्ट दिखाई, बहुत हद तक अंदाजा लग गया कि मामला क्या है और जल्दी से जरा आज के खास मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। इतिहासकार प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत निमिषा जी आपसे ही कर रहा हूं। मंत्री साहब का ये स्टेटमेंट और बहुत सारे सवाल और उसके बाद बवाल तो होना ही था, लेकिन क्रांतिकारी और देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान है, क्या उनको किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या ये मान लें कि भाई अगर कोई क्रांतिकारी रहा देश के लिए, जिन्होंने आहुति दी या जिन्होंने देश को बनाया, आजाद करवाया, क्या वो पार्टी विशेष के हो सकते हैं क्या? शुभेंदु जी, सर्वप्रथम तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को अभिनंदन स्वरूप प्रणाम करती हूँ। देखिए, शिक्षा जो है जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। और आज राजस्थान में जिस तरह से 12वीं की परीक्षा के अंदर आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत कह करके उसमें पूरे गांधी परिवार का महिमा मंडन करना और मुख्य पुरोधाओं को नकारना, पूरी तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण कांग्रेस के द्वारा किया जाना दिखाता है। शुभेंदु जी, हमारे विद्यार्थीगण आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत जाने की भारत ने 75 साल बाद क्या उपलब्धियां हासिल की है, कैसे भारत के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया, विश्व की पश्चिमी ताकतों को धत्ता पता करके किया गया। भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है। सर्जिकल स्ट्राइक, डिजिटल करेंसी, डिजिटल इंडिया अभियान चलाया, धारा 370 को उठाया। बार बार दूसरे देश, विकसित राष्ट्र खुद को कहने वाले देश इंटरफेयर करना चाहते थे, लेकिन भारत ने एक झटके में धारा 370 को हटाया। इसके साथ यदि आजादी और आजादी के पूर्व का और बाद का स्वर्णिम काल याद करना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की सरलता और भारत के प्रति योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक विधान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको नहीं भुलाया जा सकता। हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। और इसके साथ यदि मैं बात करूं शुभेंदु राजस्थान की, तो राजस्थान में अंत्योदय के पुरोधा, गरीबों के उत्थान के लिए सीधी योजना चलाने वाले हमारे बाबू साहब, जी हाँ, भैरव सिंह शेखावत जी का योगदान कभी नहीं भूल सकते हैं। और बीमारू राज्य कहलाने वाले राजस्थान को हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का योगदान, जिन्होंने विकसित राजस्थान को लेकर। तो आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है या गांधी परिवार से है? देखिए, आपत्ति यह है कि शिक्षा का राजनीतिकरण करना, कहां गया वो आपातकाल जो लोकतंत्र को बंदिशों में, लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ने वाला काला दिन,
उसका उल्लेख नहीं किया है। तो हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा को शक्ति मान करके अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, वो बेड़ियों को बांधने वालों का नहीं पढ़ने वाले, वो ये जानना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की, ऑपरेशन सिंदूर कैसे होता है, वो ये जानना चाहेंगे। तो हमारे राजस्थान वासियों के साथ कांग्रेस ने जो राजनीतिकरण करने का प्रयास किया शिक्षा के माध्यम से, वो नहीं होने दिया जाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह का महिमा मंडन नहीं होगा। यदि स्वर्णिम भारत है तो हम बुला नहीं सकते हमारे ठीक है, आप कह रहे हैं कि और भी चीजों को डालना चाहिए था, लेकिन इसमें आपत्ति आप कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि मंत्री साहब का स्टेटमेंट तो वैसा ही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो गांधी परिवार को लेकर के है। लेकिन नहीं, आपको शुभेंद्र जी मैं ये भी बता देना स्पष्ट करना चाहूंगी कि अभी नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया, तो ये सुन लीजिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी माफी वीर पर जब बयान देने गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए, जो कहा उन्होंने कि महात्मा गांधी जी भी अपने अंग्रेजी में लिखे, अब अंग्रेजों को जो पत्र लिखते थे उसमें आपका वफादार सेवक लिखते थे खुद को, खुद। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है शुभेंदु जी, जो कह रहे हैं ना उंगली तक नहीं कटाई, और जो अपने आप को स्वतंत्रता का पुरोधा बोलते हैं, उन्होंने अपने पत्रों में लिख कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए। मुझे लगता है इसमें अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनूप जी हैं, अनूप जी जरा बताइए, इस पर जवाब दीजिए। अंग्रेजों के वफादार नौकर निमिषा जी से मैं करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता को आपकी घृणित राजनीति के घेरे से बाहर निकालें। आपको सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, मैंने मेरे संदर्भ में संदर्भ सुनिए आप, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। जी संदर्भ नहीं, आप राष्ट्रपिता को घेरना बंद करें। आपको स्पष्ट कर देती हूँ, वीर सावरकर जी को जब उन्होंने हमारे स्वर्गीय वीर सावरकर जी को वीर कहने पर जो आपत्ति जताई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी दी है कि महात्मा गांधी जी को लिखे पत्र में आजादी में महत्वपूर्ण योगदान। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं इसमें निमिषा जी एक एक करके अनूप जी अच्छा, एक चीज, ये जो सवाल उठा रही है बीजेपी, जरा वो सवाल तो सुन लीजिए। गांधी का लोहा मानता है। नहीं, अच्छा ठीक है निमिषा जी, एक मिनट, अनूप जी एक चीज बताइए, सवाल क्योंकि यहाँ पर देखिए निमिषा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों चाहे मंत्री हों, ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई गांधी परिवार का महिमा मंडन क्यों, गांधी परिवार का महिमा मंडन आखिर क्यों किया जा रहा है, और इसमें बाकी भी तो हैं अध्याय, बाकियों को भी जोड़िए। आप नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, 4,90,000 पुस्तकें छपी, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार सो रही थी, 19,700 स्कूलों में उनका वितरण हो रहा है, 80% वितरण हो चुका। नहीं वो ठीक है, उस पर बात करूंगा मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये क्या आप मान रहे हैं कि गांधी परिवार का ही महिमा मंडन है इसमें? बात कर रहे हैं आप, महिमा मंडन जिसको कह रहे हैं, हाँ। गांधी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। अभी अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, राष्ट्रपिता क्या लिखते थे पूरा विश्व लोहा मानता है महात्मा गांधी का। गांधी के फोटो से जिनको डर हो तो आप समझ लीजिए तो उनका जो विलक्षण प्रतिभा, उनका जो व्यक्तित्व, आप कह रहे धारा 3, निमिषा जी आपको सुन लिया ना मैंने, आपको सुन लिया ना मैंने, आपको सुन लिया, कांग्रेस के संसद ने प्रतिपक्ष को बोला है, गांधी के नाम से इतना भय, इंदिरा गांधी के फोटो से आप डर जाती है, उनकी विलक्षण प्रतिभा, उनका चित्रण, उनका व्यक्तित्व आपके लिए बहुत डरावना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी क्या कर सकते। अच्छा ठीक है, इसमें निमिषा जी ठीक है, एक बार जरा सुन लीजिए, एक बार सुनते हैं अनूप जी, बताइए। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, कोई रोजगार के नए आयाम स्थापित कर दिए। अच्छा, बाकी प्रधानमंत्री के बारे में है भाई, आजादी के बाद का इतिहास अगर बता रहे हैं तो 2014 के बाद का भी तो इतिहास बताइए ना, उसमें बाकी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम इसमें क्यों नहीं है? नहीं, ये आपको लगता है कि पक्षपात हुआ? मैं समझ, आपको रोका किसने? सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो मतलब गलत किया है। मैं सिर्फ ये जान रहा हूं सर, वो तो ठीक है सरकार, नहीं ये तो ये मतलब होगा कि आपकी सरकार आ गई तो आपने अपनी मर्जी से जो कुछ डालना है वो डाल देंगे। ये बच्चों की किताबें पढ़ाने के लिए है, सरकार की अनुमति से पुस्तकें छापी है। देखिए शुभेंद्र जी, सरकार की अनुमति से आजादी के नाम पर स्वतंत्रता, नहीं तो एक चीज बताइए ना, आपातकाल का जिक्र क्यों नहीं है आजादी के बाद? अनूप जी आजादी के बाद आपातकाल का जिक्र क्यों नहीं किया फिर इस किताब में?
आजादी के बाद जो जो काम हुए और आजादी लाने का काम कांग्रेस ने किया, आप महात्मा गांधी जी के कार्य आपातकाल लाने का काम किसने किया फिर? लगाना चाहते हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है, और क्या वो बताएं कि सीज फायर हमने किया? 17 बार ट्रंप बोले सीज फायर मैंने किया, सीज फायर मैंने किया, और मोदी जी ने कहा कि भाई इनके मृत्यु को बख्श दिया जाए। सीज फायर अगर आप शामिल करेंगे, चलिए ठीक है, सीज फायर शामिल कर लीजिए आप, लेकिन आपातकाल शामिल किया आपने? आपातकाल आपने शामिल किया? आपातकाल का अध्याय भी तो शामिल करते उसमें फिर। आप जान लीजिए, विषम परिस्थितियां थी, आपको पता है ना शुभेंदु? आज भी आप क्यों आपातकाल में जाना चाहते हैं? नहीं रुका, आपने क्या किया वो बताइए ना। आप महात्मा गांधी को इस बहस में निमिषा गौड़ जी कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं। नहीं, मैं उस सवाल पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये पक्षपातपूर्ण काम किया कि नहीं किया। भाई अगर आप सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लिख रहे हैं तो क्या उस इतिहास के अंदर क्या नहीं पार्टी विशेष हो गया क्या कोई भी प्रधानमंत्री? सभी प्रधानमंत्री के बारे में इसमें शामिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं इसमें अनूप जी को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। अनूप जी, एक चीज ये, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई आजादी के लिए जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी वो किसी पार्टी विशेष से नहीं थे कम से कम, और आजादी के बाद जब हम आज चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, हम उनको राजनीतिक चश्मे से देखें, उनको एक दायरे में बांध करके रखें। अनुप, आपने भी छोटी क्लास में जब अध्ययन किया होगा, और हमने भी जब अध्ययन किया तो हमने सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद को भी पढ़ा, महात्मा गांधी जी को भी पढ़ा, और हमने मौलाना अशफाकुल्लाह खान को भी देश की आजादी के लिए सुना और समझा। उन सबका उल्लेख जो इसके अंदर हो रखा है, उन किताबों से इतिहास को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करना चाहती है। और आप भी देख लीजिए, इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, इनकी मंशा इतनी स्पष्ट है कि अभी भी आप देख लीजिए कि बहन निमिषा जी कह रही हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी क्या लिखते थे। अरे भाई, महात्मा गांधी को बख्शो इन बहस से। मैं आपसे भाई, आप तो एक विश्लेषक हैं, आपसे भाई मैं करबद्ध निवेदन, 11 वर्ष की बातें कर रहे हैं, 11 वर्ष को देखिए ना, 11 वर्ष में कौन सा योगदान बताना चाहते हैं? क्या हम ये बताएं कि हिंदुस्तान में सीज फायर ट्रंप ने किया है? जब नेता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, राजनीतिक बहस से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं राजनीतिक बहस से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसमें प्रमोद जी को इसमें शामिल कर रहा हूँ, मैं प्रमोद जी को इसमें शामिल कर रहा हूँ। जरा प्रमोद जी इसमें एक चीज थोड़ा सा बताइए, थोड़ा क्लैरिटी लेकर के आइए। जो जिस बात को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई किताब के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का जिक्र होना, दूसरे का उसको शामिल ना करना, क्या ये पक्षपात नहीं है? क्या ऐसे इतिहास बताया जाता है बच्चों को? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन शुभेंदु जी, हर युग में लोगों के आइकन होते हैं, लोगों के प्रेरणा पुरुष होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये तो शिक्षा के लिए जाना जाता है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो इसके पाठ्यक्रम, इसकी शिक्षा पद्धति और इसके शिक्षकों के कारण ही कहा जाता है। आज भी पूरी दुनिया भारत की शिक्षा पद्धति की प्रशंसक है। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब ये पुस्तक स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम इतिहास से संबंधित है, तो देखिए इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मत मानिएगा, लेकिन सबसे बड़ा आइकन यदि कोई होना चाहिए था तो कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री होने ही चाहिए थे। वो सहजता, सरलता, ईमानदारी और वो ताशकंद समझौते का दुख जो उन्होंने झेला, पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन उनको उनके कद के अनुसार उनका सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा तो होमी जहांगीर बाबा थे, विक्रम साराभाई थे, उसके बाद के कस्तूरी रंगन, इसके अलावा सुनीता लिन विलियम्स है, कल्पना चावला है, पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। तो इनको भी जोड़ना चाहिए। अपन भारत में शिक्षा को क्या सिखाना चाहते हैं? हम कोई राजनीतिक इतिहास सिखाने के लिए ये पाठ्यक्रम लागू नहीं कर रहे हैं, और ये बहस का कोई मुद्दा भी नहीं है हमारे लिए। आप एक बात बताइए, 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें जो उस युद्ध का हीरो था वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। आज कितने लोग जगजीत सिंह अरोड़ा जी को जानते हैं? बच्चे नहीं जानते। आप 15 अगस्त को किसी विद्यालय के कार्यक्रम में पूछिए कि आप जगजीत सिंह अरोड़ा जी को जानते हो क्या, तो लड़के एकदम अनमने भाव से सिर हिलाएंगे।
तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि अपन ने उनको पढ़ाया नहीं। हमारा पाठ्यक्रम बड़ा शानदार होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो कांग्रेस पार्टी से वो संबंधित थे, तो उनको जितना मान सम्मान दिया जाना चाहिए था, ये पूरी शिक्षा पद्धति के वो उद्घोषक माने जा सकते हैं। इसके अलावा 10 धारा 370 इतनी विवादित है। बिंदु किसने दिया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते थे। असंख्य दबावों के बावजूद उन्होंने 1998 का पोखरण समझौता किया था। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में जैसे हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति लाने वाले MS स्वामीनाथन जी, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति लाने वाले, ये लोग हमारे पाठ्यक्रम के आइकन होने चाहिए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो एक देव पुरुष थे। उनको पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए था। यदि जैसे खेल में है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, मैरी कॉम है, PV संधू हैं, तो वे हमारे आइकन होने चाहिए। ये हमारे आइकन होने चाहिए। इनका हमारी किताबों में, हमारे देश के जो नौजवान पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है, हमारा जो भविष्य है, कम से कम उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। उनको लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के बारे में किताबों के अंदर महिमा मंडन करना, सिर्फ सवाल अनूप जी इसीलिए उठ रहा है, ये सवाल आम लोगों के मन में भी है कि भाई जिन लोगों को के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के बारे में ना करके, सीमित रख करके, उसको बाकी लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए। चंद्रशेखर जी को मैं इसमें जरा जोड़ रहा हूं। चंद्रशेखर सर, एक चीज इसमें थोड़ा सा बताइए। भाई ये बार बार सवाल उठ रहा है कि जिन्होंने इतिहास में आजादी के लिए जो वीर नायक रहे हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग थे, तो क्या हम उनको एक पार्टी के दायरे में ला सकते हैं क्या? कभी उन्होंने सोचा होगा कि भाई आजादी मिलने के बाद हम सिर्फ एक पार्टी और एक सीमा के, एक दायरे के अंदर सिर्फ बंद करके रह जाएंगे? साहब, एक बहुत ही बड़ा अंतर जो स्पष्ट रूप से एक शिक्षाविद और इतिहासकार होने के नाते मुझे दिख रहा है कि पहले के लोगों ने जो काम किया था राष्ट्र के लिए किया था, और आज जो कार्य हो रहा है वो अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी के लिए हो रहा है। ये डिवीजन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के साथ ही ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी देश के लिए, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके भविष्य के लिए जो एजुकेशन है, सिस्टम जो है, वह सबसे बड़ा नींव की ईंट का कार्य करता है। और आज सबसे ज्यादा जो प्रयोग है, हर 5 साल में अलग अलग तरह के प्रयोग मुझे देखने में आ रहे हैं कि हर जगह आप देखें कि इस सिलेबस को जब बनाया जाता है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सिलेबस के अंदर ये कंटेंट को लेकर के ध्यान रखा जाता है कि हमें 10% एग्रीकल्चर लेना है, 10% हमें साइंस लेना है, 10% हमें गेम्स लेना है, 10% हमारे को विज्ञान की जो नई खोजें हो रही है या किस तरह का जो स्पेस साइंस चल रहा है, 10% हमारे को जो पॉलिटिकल इस तरह के जो आइकॉन है, जिन्होंने लाइन से हट करके बियॉन्ड विचारधारा के ऊपर जा करके उन्होंने मानवता के लिए, आप देखें, इतिहास मानवता का कहानी कहने वाला है। इतिहास मानवता की कहानी कहता है। इतिहास सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको इतना सब कुछ भी इस तरह का पढ़ाना है या अपनी किन्हीं मान्यताओं को लादना है, तो उसके लिए जनरल नॉलेज है, जीके है, जिसमें हर बच्चा आगे जाकर के कंपटीशन के लिए पढ़ेगा। तो आप उसको यहाँ पर उस राष्ट्र के लिए राष्ट्र भक्ति सिखाना मुख्य है या किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति को सिखाना मुख्य है, ये या किसी विचारधारा की भक्ति को सिखाना मुख्य है? तो जब तक असंतुलन है, मैं नहीं मानता कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं हमारे भविष्य के लिए, इस राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सभी इसके ऊपर अपने अपने ढंग से सवारी कर रहे हैं। और मैं शिक्षाविद के नाते, इतिहासकार के नाते ये अच्छी तरह से जानता हूं कि इतिहास एक सबक भी है और इतिहास एक प्रेरणा भी है। हो सकता है बहुत सी कोई ऐसी डीमेरिट हो, उस डीमेरिट को लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ी आगे सबक ग्रहण करेगी, और बहुत से ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो ये इसका संतुलन जो है पाठ्यक्रम का, वो पाठ्यक्रम का संतुलन जब बिगड़ेगा, जब भी बिगड़ेगा, आप उसको टोटल समग्रता के साथ में उस पाठ्यक्रम को, अगर उस बच्चे को अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं,
आप देखिए, एक माँ जिस तरह से भोजन कराती है कि सारे विटामिन प्रोटीन जो बच्चा कम खाता है, तो आपका ये जो स्कूल का स्टैंडर्ड है, उस स्कूल के स्टैंडर्ड में इस तरह के कंटेंट्स होने चाहिए, वो शामिल करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। मैं इसमें अनूप जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। अनूप जी बहुत जल्दी से इस पर जरा जवाब इस पर बताइए सर, कि आखिर क्या ये पक्षपात नहीं हुआ, ये मानते हैं आप अभी भी? शिक्षाविद और बाकी सभी जो मेहमान हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई एक परिवार के बारे में पढ़ाना, और सरकार आ गई तो क्या सब कुछ आप अपने हिसाब से और अपने तरीके से ही करेंगे क्या? भाई समाज के हिसाब से भी तो सोचना चाहिए ना। अनूप जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतिहास को तोड़ मोड़ के करना चाहती है। चंद्रशेखर जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे अभी, महात्मा गांधी को भी कटघरे में आपने खड़ा कर दिया। बहन निमिषा जी कह रही थी वो ऐसा लिखते थे वैसा लिखते थे। भैया अब आपका अगर इतिहास है, आप 11 वर्ष हो गए, फिर आप डाइवर्ट हो गए सर, फिर डाइवर्ट हो गए। अगर अभी बीजेपी की सरकार है वो भी हटा दें, जैसा आपने किया कि सिर्फ कुछ ही नेताओं के बारे में या कुछ ही लोगों के बारे में पढ़ाएं, तो फिर क्या हो? लेकिन ये ठीक नहीं है ना। निमिषा जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, सवाल ये है निमिषा जी, ठीक है अनूप जी, ठीक है निमिषा जी, सवाल ये है कि आप बीच सत्र में आकर के कह रहे हैं कि भाई ये कंटेंट ठीक नहीं है, तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? किताबें तो छप चुकी हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी निश्चित तौर पर इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। त्वरित कार्रवाई उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि एक तरफा जानकारी हमारे विद्यार्थियों को नहीं दी जाएगी। स्वर्णिम इतिहास में भारत का परमाणु परीक्षण भी शामिल है, स्वर्णिम इतिहास सर्जिकल स्ट्राइक भी है, डिजिटलीकरण भी है, धारा 370 भी है। तो आज जो भारत है, भारत का अमृत काल में प्रवेश कर चुका भारत, आज की बात की जाए तो आप देखिए कि कांग्रेस ने एक मात्र 7 दशक राज किया आजादी के नाम पर, और 7 दशक 7 फीट गहरे खड्डे के अंदर भ्रष्टाचार में झोंका, जिसको डिजिटलीकरण ने आज समानता की एक बड़ी त्रासदी ये भी है कि अगर विभाग के पास दोबारा से रिव्यू करने के लिए जाती हैं चीजें, तो वहां पर भर्तियां नहीं हुई हैं। निमिषा जी, एक और परेशानी की बात ये भी है कि भाई बोर्ड के अंदर भर्तियां नहीं हो रही हैं एक लंबे समय से, तो काम ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे रिव्यू किया जाएगा, इस बात को लेकर, इस मंशा पर थोड़ा सा सवाल उठता है। लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने बातचीत की। और लेकिन शिक्षा का जरिया और बच्चों को पढ़ाए जाने वाला पाठ जो है ऐसा होना चाहिए जो कि आइकन हैं और सर्वमान्य हैं। ऐसे लोगों को हमें जरूर पढ़ाना चाहिए, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होना चाहिए। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।